बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरी और बढ़ने के संकेत है। ऐसा उद्धव ठाकरे की बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर दिए बयान से हुआ है। बाल ठाकरे की जयंती पर उद्धव ने दो टूक कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व सिर्फ सत्ता के लिए है। यूपी का सियासी समर अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे में जिन मुद्दों की सबसे ज्यादा गूंज है, उनमें एक हिंदुत्व भी है। वो मुद्दा जिस पर बीजेपी सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है। हिंदुत्व को लेकर बीजेपी गाहे बगाहे विरोधियों को घेरती रही है। एक ऐसा मुद्दा जिस पर विपक्ष कायदे से कभी बीजेपी पर सवाल नहीं उठा पाया। उल्टे विरोधी दलों के नेताओं को गाहे बगाहे इसे हिंदुत्व के रंग में रंगना पड़ा। वही तौर तरीके अपनाने पड़े, उसे पिच पर खेलना पड़ा जो बीजेपी ने तैयार की थी। लेकिन अब बीजेपी की 2.5 दशक तक सहयोगी रही शिवसेना ने इसे हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया है। शिवसेना से फिर दोस्ती के गाहे बगाहे लगते कयासों के बीच उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और उसके हिंदुत्व को नकली और सत्ता के लिए सीढ़ी बताया है। जिंकता माझाही वापर करून शिवसेनेचाही वापर करून तुम्ही जिंकलात असं आम्ही म्हणू शकतो। कशाला पाहिजे होतो मी तिकडे? कोण आहे मी असा की अर्ज भरायला माझी तिकडे उपस्थिती पाहिजे होती? आग्रह करून करून मला बोलवलं होतं आणि मी गेलो होतो। पण जिंकल्यानंतर वापरा आणि फेकून द्या। आपल्याला नामशेष करायला गेले। हा हिंदुस्थान म्हणजे माझ्या मांडीखाली माझ्या अंगठ्याखाली असला पाहिजे। आणि जसं इंग्रजांच्या वेळेला एक गुलामगिरीचं वातावरण देशात तयार झालं होतं, ते वातावरण तयार करणं हे हिंदुत्व नाही आणि हिंदुत्ववादी खरे हिंदू हे असं कदापि होऊ देणार नाही। जर आज आपण आणि सगळे देशातले नागरिक गप्प बसले तर पुन्हा एकदा कदाचित गुलामगिरी नशिबी येईल की काय अशी परिस्थिती ही निर्माण होऊ शकते। मग आणीबाणीच्या आठवणी काढायच्या। आणीबाणीमध्ये जे सगळे विरोधात होते आता तेच आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती देशात निर्माण करतात। उद्धव ठाकरे ने जब बीजेपी की खबर ली तो दिन भी खास चुना। हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार रहे बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर उद्धव ने ये कहकर चौंका दिया कि हमने बीजेपी के साथ तालमेल कर 25 साल बर्बाद कर डाले। इससे लगता है कि भविष्य में दोनों के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। त्यांनी दिल्ली तर आपल्या मदतीने जिंकलीच, पण आपल्यात आता आपल्या घरामध्ये घुसून आपल्याला नामशेष करायच्या मागे लागल्यानंतर मग आपण उलट फिरून पंजा मारायचा, तो मारावाच लागला, तो मारला। कारण आपली फसगत केली, आपली फसवणूक केली। आम्ही तुम्हाला पूर्णपणे झोकून देऊन तुमचा प्रचार केला। संपूर्ण देश म्हणजे मी सुद्धा त्यावेळेला मला बोलवल्यानंतर मी मोदीजींचा अर्ज भरायचा होता। दुसऱ्या दिवशी मी अर्ध्या रात्री तिकडे पोहोचलो। दुसऱ्या दिवशी आपली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्सला सभा होती। कांग्रेस के राहुल गांधी समेत दूसरे दलों के हिंदुत्व को लेकर आरोपों को बीजेपी ने हवा में उड़ा दिया। लेकिन अपने इस सबसे पुराने सहयोगी रहे दल के तीखे सवाल पर बीजेपी को सोच समझकर जवाब देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। आजादी की जंग में नेताजी के योगदान को कम करके आंकने पर नई सियासत छिड़ गई है। इस बीच 7 दशक बाद भी ये सवाल अनसुलझा है कि उनकी मौत आखिर कैसे हुई थी। नेताजी को लेकर कई सवालों के जवाब अब तक मिलने बाकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती मना रहा। देश ने अब तय किया है, इस दिन की पहचान अब पराक्रम दिवस के रूप में हो। 23 जनवरी 2021 प्रधानमंत्री ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया और इस साल पराक्रम दिवस पर नेताजी की प्रतिमा का इंडिया गेट पर अनावरण किया। नेताजी सुभाष, जिन्होंने हमें स्वाधीन और संप्रभु भारत का विश्वास दिलाया था, जिन्होंने बड़े गर्व के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़े साहस के साथ अंग्रेजी सत्ता के सामने कहा था, मैं
स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा। मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूंगा, मैं इसे हासिल करूंगा। देश के महानायक के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का ये समर्पण है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी नेताजी को इतिहास में सही जगह देने की मांग करते रहे हैं। मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो एक के बाद एक नेताजी को लेकर बड़े फैसले किए। भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था। हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। ये दृश्य उस वक्त का है जब नेताजी के 35 परिजनों ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी। इस मुलाकात की वजह थी सुभाष बाबू से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करना। प्रधानमंत्री ने परिजनों की मांग पर इसे सार्वजनिक तक कर दिया। मोदी सरकार ने अप्रैल 2015 में कैबिनेट सचिव अजीत सेठ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी को ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट के तहत ये देखना था कि क्या नेताजी से संबंधित गोपनीय फाइलों को अवगृहीत किया जा सकता है। ये एक्ट सूचना के अधिकार के दायरे से भी बाहर है। अजीत सेठ कमेटी की सिफारिश के बाद सरकार ने नेताजी से संबंधित फाइलों को अवगृहीत कर सार्वजनिक करने का निर्णय किया। 14 अक्टूबर 2015 को वो फाइलें सार्वजनिक करने की घोषणा की और उस घोषणा के मुताबिक पीएम दफ्तर ने अवगृहीत 33 फाइलों की पहली खेप को 4 दिसंबर 2015 को राष्ट्रीय अभिलेखागार के सुपुर्द कर दिया। अब तक नेताजी से संबंधित करीब 200 गोपनीय फाइलें सार्वजनिक होने पर भी नेताजी की मौत का रहस्य नहीं सुलझ पाया है। प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी 2016 को खुद नेताजी से जुड़ी 100 फाइलों की डिजिटल कॉपी सार्वजनिक जानकारी के लिए जारी की, जिसमें 15,000 से ज्यादा पन्ने हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने भी नेताजी से जुड़ी फाइलों को बंद तालों से बाहर कर दिया। वो ये जानते थे, तभी ये बात हमेशा कहते थे, भारत में राष्ट्रवाद ने ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी। हमें राष्ट्रवाद भी जिंदा रखना है, हमें सृजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागृत भी रखना है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाष के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे। ममता सरकार ने भी 18 सितंबर 2015 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलों को आम लोगों और नेताजी के परिजनों के बीच बांट दिया गया। नेताजी से जुड़ी इन फाइलों को कोलकाता पुलिस म्यूजियम में ही सुरक्षित रखा गया है। हालांकि राजनीति के गलियारों में नेताजी को लेकर वार पलटवार जारी है। अब आप एक गलत कर चुके हैं। जो ममता दी का जो रिक्वेस्ट था, जो नेताजी का टैब्लो अलाउ करिए उनके 125 जो वर्षगांठ पे, वो आपने इनकार कर दिया, नहीं किया। और उसे ठीक करने के लिए फिर और कोई गलती कर रहे हैं। क्यों? नेताजी का बड़ा करके करिए। वो इंडिया गेट के अगल बगल बहुत सारे जगह वहाँ पर नेताजी श्रद्धा स्थल करिए, मगर जो है वो क्यों करिएगा? ये बीजेपी सरकार नया कुछ कर नहीं पाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो आशा बंधी थी कि केंद्र में सत्तारूढ़ नई सरकार जब नेताजी से संबंधित फाइलें सार्वजनिक होंगी तो मौत की मिस्ट्री की परतें एक के बाद एक खुलती जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। आज तक ब्यूरो। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का मानना है कि टेस्ट मैचों में विराट की कप्तानी में इंडिया की कामयाबी कईयों को हजम नहीं हो रही थी। आज तक से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विराट टेस्ट मैचों में अभी 2 साल और कप्तानी कर सकते थे, खास करके तब जब अगले 2 सालों में इंडिया को ज्यादातर टेस्ट सीरीज अपने घर पर खेलना है। अगला क्वेश्चन, विराट कोहली, राइट जी, 5 साल उसने कप्तानी की, टेस्ट कप्तानी, 5 या 6 साल, उसमें से 5 साल इंडिया नंबर 1 थे। बिल्कुल। हाँ, अभी ऐसा रिकॉर्ड हमारा कोई कैप्टन के पास नहीं। बहुत कम कैप्टन है वर्ल्ड ओवर जिनके पास ऐसा रिकॉर्ड है। तो जब वो एक सक्सेसफुल कैप्टन या मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडिया का जब डिसाइड करते हैं कि उनको नहीं करना, वो हर इंडिविजुअल का बात है, क्योंकि उसका जो रिकॉर्ड था 40 मैच जीतने का 68 मैचेस में, वो किसके पास था? लेकिन उसको ही पता है अंदर से कि कितना एंजॉय कर रहे हो,
कैप्टनसी। सचिन तेंदुलकर जब एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो तो छोड़ के ही गए। MS धोनी एंजॉय नहीं कर रहा था या उसको लगा कि काफी हो गया है, वो निकल गया। तो सिमिलरली विराट कोहली को लगा कि 40 मैच 40 मैच जीता है, 6 साल से कर रहा हूं, काफी हो गया, मुझे अभी मेरा क्रिकेट एंजॉय करना है, प्रेशर कम लेना है, मेरे को फोकस और ध्यान डालना है मेरी क्रिकेट के ऊपर। तो शायद काफी इंडिविजुअल्स को होता है, सिर्फ इंडियन प्लेयर्स नहीं। मैं ओवरसीज सुनील गावस्कर बीच में छोड़ दिया कैप्टनसी, कपिल देव आ गया ताकि वो फोकस करे अपने बैटिंग में, और खेले 3-4 साल और, सचिन खेला 5-6 साल और। तो विराट का भी यही उम्मीद होगा। अब नंबर 3 क्वेश्चन कि वो कैरी ऑन कर सकते थे कि नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में और 2 साल आराम से और विथ टॉप रिकॉर्ड, क्योंकि अभी इंडिया कौन आ रहा है, इंडिया का क्रिकेट सब इंडिया में जी, और 9-10 जैक आ रहे हैं। क्योंकि मैं सब टीम को रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं रैंकिंग्स देखता हूं, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज और कौन, अफगानिस्तान। तो 40 विन 50 विन होता था। अरे वो तो फिर काफी लोग को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता था जी। अरे इतना 40 से वो हजम नहीं होता है खाना, 50 के बाद क्या होगा। तो मेरे ख्याल में वो 2 साल तो आराम से कर सकता था, लेकिन उसका बिल्कुल अपनी जो है, उसका जो विश है, मानना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आपने कहा कि वो कंटिन्यू कर सकते थे और 2 साल आराम से कर सकते थे। हमारी अभी टेस्ट क्रिकेट ना, टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि उसका रिकॉर्ड देखो ना, नंबर 1 टीम 5 साल। अरे मेरे को बताओ, और कोई कंट्री में कभी आर्ग्यूमेंट भी होता? नहीं सर, नहीं क्या, कहां पे सर? आप बिल्कुल, उसके ऊपर भी अगर कुछ होगा बैठाते थे। 5 साल लगातार नंबर 1। अब ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं सीरीज, इंग्लैंड से जीते हैं, साउथ अफ्रीका में 2-1 हारे। लेकिन टीम है नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल इस समय भी। तो फिर भी चर्चा होता है कि टेस्ट कैप्टन होना चाहिए, नहीं, क्या बोलना है रवि भाई? क्योंकि आपने कहा वो 2 साल और कंटिन्यू कर सकते थे। अभी हाल ही में जिस दिन विराट ने डिसीजन लिया था, हमारी बात हो रही थी सुनील गावस्कर से, उन्होंने कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि अगर रवि शास्त्री उस ड्रेसिंग रूम में कोच के तौर पर होते, क्या विराट ये डिसीजन लेते? उन्होंने कहा कि नहीं, अगर रवि शास्त्री होते तो शायद से विराट ये डिसीजन नहीं लेते। वो एक होता है कि कोई एक अपना जब नहीं होता है, सपोर्ट सिस्टम शायद से उनका चला जाता है। तो आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप होते? जब बंदा वो पोजीशन में नहीं है तो स्पेक्युलेट करना वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर मैं ड्रेसिंग रूम में होता तो आप उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। अगर आप नहीं थे तो शायद वो रिटायर करते थे या छोड़ देते कप्तानी। पहाड़ों पर इन दिनों ठंड, कोहरे और बर्फ का मिला जुला अटैक हो रहा है। हिमाचल से कश्मीर और उत्तराखंड तक हर जगह बर्फबारी हो रही है। सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन बर्फबारी के इस लंबे दौर से जनजीवन पर असर पड़ा है। पहाड़ों पर जमाने वाली ठंड का कहर, बर्फ और बारिश का डबल अटैक, कश्मीर से हिमाचल तक सफेद अटैक, बर्फीले वार से थमी जिंदगी की रफ्तार। पहाड़ों की ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि साल के पहले महीने के जाते जाते कैसे सफेद अटैक ने पूरे पहाड़ को अपनी आगोश में ले रखा है। हर तरफ बर्फ की चादर है, कहीं 3 फुट तो कहीं 6 फुट तक बर्फ गिर चुकी है। कई जगह 24 घंटे से बर्फबारी जारी है। साथ में बारिश ने जिंदगी को दुश्वार कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फीले नजारे देखने गए सैलानी तो खुश हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन के लिए इंतजाम बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में शनिवार रात से बर्फ गिर रही है। ऊंचे इलाकों में बर्फ तो निचले इलाकों में बारिश हो रही है। यमुनोत्री धाम से लगे इलाकों का तापमान -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गंगोत्री का तापमान -02 डिग्री है।
बर्फबारी से गंगोत्री नेशनल हाईवे सुक्खी से आगे बंद हो गया। यही हाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे का है, जो फुल चट्टी के पास बंद हो गया है। दिन रात बर्फ हटाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड जैसा ही हाल हिमाचल का है। धर्मशाला में इतनी बर्फ गिरी कि इस बर्फीले तूफान में 4 बच्चे लापता हो गए। कई घंटे की मशक्कत के बाद 2 को घायल हालत में बचाकर निकाला गया और धर्मशाला लाया गया। जैसे ही मामला आया तो हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ बातचीत करके जो है पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी थी और रेस्क्यू टीम्स को वहां पर डिप्यूट करके वहां पर टीम्स अलग अलग लोकेशन से हम लोगों ने भिजवाई। अभी 2 युवक को वहां से कड़ी मुशक्कत के बाद हम लोग लेकर आए। लगभग 4-4 फीट जो है बर्फ वहां पर अभी पड़ चुकी है और दो युवक हैं, उनको कुछ चोटें आई हैं, जिस कारण से अभी रेस्क्यू टीम को उनको नीचे तक लाने के लिए दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें उठा के लाया जा रहा है। चंबा में भी बर्फबारी ने आम जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। डलहौजी में तो बर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आहला और लकड़मंडी में 3 फुट बर्फ जमी है, तो डायनकुंड में 6 फुट तक बर्फ जमी है। बर्फ ने रफ्तार थाम दी है। इस मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर बिजली की सप्लाई चुनौती बनी हुई है। हालांकि सैलानी खुश हैं। स्नो देखने आए थे। स्नो बहुत प्यारी बढ़ रही है, उतना मजा भी आ रहा है। थोड़ा सा फंस भी रहे हैं, थोड़ा सा हो भी रहा है, लेकिन स्नो इतनी ज्यादा फुल मजे कर रहे हैं यहाँ पे। मजा आ गया फिलहाल वाला में। शिमला में बर्फबारी ने मशहूर हेरिटेज रेल ट्रैक को बंद कर दिया है। कालका शिमला ट्रैक पर एक मिट्टी का पहाड़ गिर पड़ा। ट्रैक पर पत्थर भी जमा होने से सोमवार की सारी ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। कश्मीर में भी जमकर बर्फ पड़ रही है। ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं। यहाँ के टूरिस्ट रिजॉर्ट में हर तरफ बर्फ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी और बारिश का ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।